हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे जून 2024 का। इसके पहले जनवरी से लेके मई तक के करंट अफेयर्स पर क्लासेज आ चुकी हैं। इसी चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है करंट अफेयर्स की, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, उसको जाके देख लो। जो लोग भी बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारी क्लासेज अलग से प्लेलिस्ट बना के इसी चैनल पर डाल दी गई हैं, उनको आप देख सकते हो। सेम चीज़ जूनियर असिस्टेंट के लिए भी की गई है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से यूपी के। तीन चार चीज़ें अब फिक्स हो गई हैं अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, एक तो आपको यूपी स्पेशल हर एक एग्जाम में पढ़ना है, और कंप्यूटर। ये चीज़ ऑलमोस्ट अब इन लोगों ने फिक्स कर दी कि यूपी स्पेशल 20 नंबर और कंप्यूटर 15 नंबर। जब ये आपको पढ़ना ही है तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर यूपी पीएससी की भी कर रहे हो तो भी यूपी स्पेशल आपको चाहिए। ठीक है, तो इनको आप पढ़ के रखो, और ऐसा पढ़ के रखो कि फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका गलत ना जाए। जब यूपी स्पेशल की बात होगी तो यूपी के करंट की बात होगी, और करंट के अंदर ही यूपी की स्कीम्स की भी बात होगी। स्कीम्स हो सकता है पुरानी भी चली जाए, है ना, 2 साल पुरानी पूछ ली जाए, 3 साल पुरानी। तो ये दो चीज़ें और आपको करनी पड़ेंगी। ये उन लोगों के लिए बात हो रही है, किसी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं। अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा देनी है तो अभी से सजग हो जाओ। इन चीज़ों को ऐसा कंप्लीट करके रखो कि फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आपको भूले ना। और हर एक एग्जाम के लिए आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े। एक बार पढ़ाई की आपने, प्लस 5 फुल टेस्ट अगर यूपी पर लगा लिए तो आपका यहाँ से काम हो जाए। ये पढ़ा कंप्यूटर आपने, प्लस इस पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगा लिए, आपका फुल काम हो गया यहाँ पे। करंट अफेयर्स जो क्लासेज चल रही है ये पढ़ लोगे, ऑलमोस्ट आपका सारा काम हो जाएगा। यूपी स्कीम्स पर आपकी रेगुलर क्लासेज आई हैं, प्लस आपकी एमसीक्यूज बेस्ड क्लास आ गई, इससे बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से तैयारी करके रखो। हाँ, लास्ट 3 या 4 दिन से क्लासेज इसलिए नहीं आ पाई, थोड़ी सी हेल्थ खराब हो गई थी, नहीं तो रेगुलर क्लास आपकी आनी थी। आपसे कोशिश की जाएगी कि आपकी क्लासेज रेगुलर आए। एक चीज़ और कि पिछले 3 4 दिनों से मंडी परिषद, मंडी सचिव का जो पोस्ट निकला है आपका, उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंटों की कॉल आ रही है। वो बोल रहे हैं कि सर इसके लिए कुछ कराओ, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है ये वो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, हमें पता चले कि ठीक ठाक संख्या में आप लोग हो, तो हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट जो आपका अलग सिलेबस है जो कहीं नहीं मिल रहा है उसके लिए कुछ क्लासेज आपकी, मतलब वो तो कंप्लीट करा ही देंगे, है ना। लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग इसको दे रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो लोगों ने भी मंडी सचिव का फॉर्म भरा है और जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बैच आए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, एक और आप लोगों के लिए है कि मार्च मार्च लास्ट से लेके जून, मार्च से लेके जून तक आपकी इतनी ज़्यादा परीक्षाएं होने वाली हैं, इतने आपको मौके मिलने वाले हैं जॉब के, कि शायद इसके पहले इतने कम समय के अंदर कभी नहीं मिले होंगे। इसका एक अंतर यह है कि पिछले 1.5 साल से कोई परीक्षा भी नहीं हुई। तो जून तक सारी जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं ये कंप्लीट कराने जा रहे हैं। आप लोग सजग हो जाओ, पढ़ाई अपनी जितनी ज़्यादा कर सकते हो इन महीनों में करो, बिल्कुल लापरवाही नहीं। नहीं तो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर। तो इस चीज़ को भजाने का आप लोगों का टाइम आ गया है। जोर तोड़ से जितनी मेहनत कर पाओ दिन रात लगे रहो, किसी भी डिस्टर्बेंस में मत पड़ो। यहाँ से 3 मंथ जिसने भी मेहनत कर दी उस व्यक्ति के हाथ में बहुत सारी जॉब्स होंगी, 2 जॉब, किसी के हाथ में 3 जॉब। तो इसको मेहनत करो हर व्यक्ति के लिए। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज समेत प्रदेश के 32 जिलों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 76 जिले, नया जो आपका प्रयागराज में महाकुंभ जिला बना है उसके साथ, इसमें से 32 जिलों के भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई। आपको पता हो अटल भूजल मिशन मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी। भूजल स्तर बहुत तीव्र गति से पूरी इंडिया में कम हो रहा है, खास तौर से यूपी, बिहार और इन सब क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ नहरें कम हैं और किसान खेती के लिए भूजल स्तर का उपयोग करते हैं। इसी के लिए लेके आया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए, वर्षा जल का संचयन किया जाए, भूजल स्तर में वृद्धि हो, जो इसका दोहन हो रहा है, जो पानी की बर्बादी हो रही है उसको रोका जाए, जो ड्रिप सिंचाई है
हर बूंद में हर बूंद का मैक्सिमम उपयोग वो हो जिससे कि पानी ज़्यादा बर्बाद ना हो। इन सब चीज़ों का फाइनल रीजन ये रहा कि 32 जिलों के भूजल स्तर में कमी नहीं आई, बढ़ोतरी हुई है पहले से। बहुत अच्छी न्यूज है। इलाहाबाद एक नाम याद रखो, बाकी 32 संख्या याद रखो। नमामि गंगे संरक्षण मिशन जून 2014 में शुरू किया गया था। गंगा की क्लीनिंग के लिए मोदी गवर्नमेंट आए थे। मोदी जी जब बनारस से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बोला था, तो बोला था मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। 20,000 करोड़ रुपए की उन्होंने व्यवस्था की थी। तो सफाई का ये नहीं होता है कि उसमें जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है आपने उठा के फेंक दिया। सफाई का मतलब होता है गंगा में सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या जो लगती हैं फैक्ट्रीज को लिए चाहिए होता है पानी। पानी एक तो साफ सफाई के लिए उनको, दूसरा यूज के लिए। सपोज करो कोला की फैक्ट्री है, कोई कोला बना रहा है, पेप्सी वगैरह, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी, जब ये 10 लीटर बर्बाद करते हैं तो 500 ml इनके काम आता है जो हम लोग पीते हैं। इसके बाद जो इनका वेस्टेज निकलता है वो बहा देते हैं नालों के माध्यम से। तो ये पैसा कहाँ लगना है कि ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे। हर फैक्ट्री वाले को हेल्प करनी थी कि अब तुम जो भी पानी अगर भेजो भी ना गंगा में या यमुना में, तो ट्रीटमेंट करके भेजोगे। रेगुलेशंस बढ़ाए गए, सफाई की व्यवस्था की गई, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट ने खुद के लगाए, जिससे कि अब थोड़ा सा पानी की क्वालिटी में सुधार आया है। आगे चलते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद IIIT, इसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में 46वां स्थान हासिल किया। यूपी की बात हो रही है कि यूपी की है। यूपी की देखो 2-3 यूनिवर्सिटी में बता दे रहा हूँ, IIT कानपुर, और दूसरा है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, और फिर थोड़ा बाद में नाम नंबर लग जाता है BHU का। ये रहते हैं रैंकिंग में, टॉप पे ये रहेगी, कुछ स्थान नीचे ये रहेगा, और ये ठीक है। अगर किसी भी रैंकिंग का निकले, दुनिया में 2 रैंकिंग निकलती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं करंट में। एक हो गया QS, क्वाकरेली साइमंड्स इसका नाम होता है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड की भी निकालते हैं, एशिया की भी निकालते हैं। फिर उसी हिसाब से अगर इन्होंने एशिया की निकाली तो हम उसी हिसाब से इंडिया का लगा लेते हैं अनुमान, ठीक है। और दूसरा एक निरफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये शिक्षा मंत्रालय निकालता है। जो निरफ रैंकिंग निकालती है उसमें IIT मद्रास पहले पर रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2-3 साल का मैं आपको ट्रेंड बता दे रहा हूँ। मद्रास रहेगा, फिर बॉम्बे रहेगा, और इसके बाद आपका आ जाएगा दिल्ली। बीच में इसमें अगर चले जाओ, रिसर्च में चले जाओ या यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ये तो मैंने कॉलेज की बता दी, इंजीनियरिंग कॉलेज। रिसर्च वगैरह में बात करो तो IISc रहता है पहले पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है ये, ठीक। ये इनका है। लेकिन अगर कोई विदेशी निकालती है तो उसमें IIT बॉम्बे को फर्स्ट पे दे देती है, फिर दिल्ली आ जाता है, मद्रास चला जाता है थर्ड पर। ये पिछले 2-3 साल का इनका ट्रेंड रहा है। यूपी की बात करो तो ये ट्रेंड मैंने बता दिया, बस इसी हिसाब से अनुमान लगा लेना। वैसे ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं, ये एक नया था तो मैंने बता दिया। IIIT जो इलाहाबाद है इसने 46वां स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश राज्य के वृद्धि दर, GDP संबंधित आंकड़े। GDP होता क्या है पहले तो, जैसे आज मेरी बात हो रही थी, एक स्टूडेंट था जो ऑलरेडी BPO है, लोअर PCS भी उसका निकला था, बट पद उसने बताया था कोई ऐसे ही कुछ बताया था। जस्ट 2 आवर्स पहले मेरी बात हुई, और वो मंडी सचिव के बैच के लिए बोल रहे थे, ठीक है। और 3-4 जॉब उन्होंने ले रखी हैं, और मेंस वगैरह कई बार दे रखा है, तो वो पूरा अपना बता रहे थे एक्सपीरियंस। इसके बाद जब इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने मुझे बताया कि सर ये पढ़ना है। इसके बाद इन्फ्लेशन वगैरह, महंगाई, ये सब चीज़ों पे बात हुई, तो मैंने बोला कि आपका जो आप बोल रहे हो 30 से 40%, सारे टॉपिक 30 से 40%, तो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेज दी है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट में, चाहे RO में, किसी भी बैच में दी हैं, आपका वहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। जबकि हमने वो टारगेट करके नहीं पढ़ाया, हमने इकोनॉमिक्स को टारगेट किया है जो GS का सब्जेक्ट है। लेकिन वहाँ से आपके जो कॉमन टॉपिक है वो कवर हो जा रहे हैं, चाहे वो मंडी सचिव के लिए हो, चाहे आपका अभी हाल ही में ऑडिटर का हुआ था उसमें भी मैं देख रहा था बहुत सारे क्वेश्चन आपके, कम से कम नहीं तो 65 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन वहाँ से हो जा रहे थे बहुत ईजिली। तो ये है, एक बार आप ठोस पढ़ के उसको बैठो, जो लोग भी बैच लेके रखे हैं चाहे जूनियर असिस्टेंट का, इकोनॉमिक्स की क्लासेज इग्नोर मत करना, एक एक पॉइंट समझना क्या है।
जीडीपी का बताया जा रहा है। जीडीपी होता क्या है कि किसी एक वर्ष में या किसी निश्चित समयावधि में किसी देश या राज्य की भौगोलिक भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी और अंतिम वस्तुओं प्लस सेवाओं, वस्तु भी और सेवा, बस दो ही चीज होती है, वस्तु और सेवाएं। तो इस देश के, इंडिया है, इंडिया की बात हो रही है, अगर नक्शा बनाने में थोड़ा सा हाथ ऐसे ही है, ठीक है, ये हो गया। ये इंडिया की भौगोलिक सीमाएं, तो ये तो हो ही गई भौगोलिक सीमाएं। इसके बाद अगर समुद्र में चले जाओ तो 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल मील पर आपका कंटिजेंसी जोन होता है। फिर अगले 12 नॉटिकल मील पर भी होता है आपका, ठीक है, जहां पे आप टैक्स तक लगा सकते हो, आपका सीमा शुल्क अधिरोपण होता है। फिर 200 नॉटिकल मील तक होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये यहां तक 12 नॉटिकल मील तक भारत की भौगोलिक सीमाएं मानी जाती हैं चारों तरफ। ये प्लस भारत के जहाँ पे दूतावास वगैरह हैं वो भारत की ही भौगोलिक सीमा के पार्ट माने जाते हैं, चाहे वो वाणिज्यिक दूतावास हो चाहे नॉर्मल दूतावास हो, ये सब। तो ये सब मिला के टोटल वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ उनके कुल मूल्य को किसी ने भी किया हो, आम व्यक्ति ने, गवर्नमेंट ने, किसी ने, इसको बोला जाता है जीडीपी। ये तो गई देश की। राज्य की भी सेम है, राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जितना भी उत्पादन हुआ हो वस्तुओं सेवाओं का, उनके कुल मूल्य को, मीन्स आपने अगर कोई चीज बनाई तो वो भी जुड़ जाएगी जीडीपी में आपकी। ये हो गया। तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात कर देते हैं, यहां से आपको पता चलेगा गति क्या है। राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद, सकल में ग्रॉस में सब आ जाता है। जैसे उसमें एक आया था ऑडिटर में, मूल्य ह्रास क्या होता है। जब हम मशीन कोई चलती है, 1 साल पुरानी हो जाती है, उसमें टूट फूट होती है, 1 साल पुरानी होने पे उसकी वैल्यू भी डाउन होती, इसी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी ऑडिटर में आया था, मूल्य ह्रास वाला, शायद 2 प्रश्न आए थे इस पर। तो जब आप सकल में जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा देते हो तो निबल बन जाता है, एनडीपी बन जाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर एक एनएफआईए होता है, ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में कराई है। एनएफआईए अगर जोड़ देते हो तो ये नेशनल हो जाता है, राष्ट्रीय आय हो जाती है। एनडीपी, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जो हम राष्ट्रीय आय जिसे बोलते हैं वो होती है एनएनपीएफसी, फैक्टर कॉस्ट पर। तो मार्केट प्राइस पर क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ये सब चीजें समझाइए वहां, समझो। शायद किसी क्लास में किसी भी टीचर ने इतने इजीली तरीके से नहीं किसी को बताया होगा कि जीडीपी से एनडीपी कैसे निकालते हैं, एनडीपी से एनएनपी कैसे निकालते हैं, है ना, और सारी चीज़ों कैसे, 5-6 मार्केट प्राइस पर क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पर क्या होता है। अभी आपको ये बता देना, एस जीडीपी की बात हो रही है। 2021-22 में 16.45 लाख करोड़ था, 2023-24 में बढ़कर कितना हो गया, 25.48 लाख करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े, आप झूठे नहीं बोल सकते कि झूठे हैं। इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट करते हैं, प्राइवेट ऑडिटर्स होते हैं, सब ध्यान रखते हैं। और देश भी ध्यान रखता है ना कि मोदी गवर्नमेंट इनको लताड़ लगा देगी अगर ये फर्जी आंकड़े देंगे। तो 21-22 से यहाँ जोड़ो 24, 2 साल के अंदर 16.45 लाख थे, 16.45 से 25.48 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है 2 साल में। अगर इस स्पीड से यूपी बढ़ता रहा तो आने वाले 5 साल में कोई टच भी नहीं कर पाएगा। फिर उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान, इसका मतलब देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, 9.2%। हालांकि ये घटा है, आज से 15 साल पहले यूपी का जीडीपी में ज्यादा योगदान था। उसका रीजन ये है कि देश की जीडीपी भी बहुत थोड़ी सी थी, ज्यादा नहीं थी, है ना। तो यूपी का योगदान उसी हिसाब से, खेती का ज्यादा योगदान था देश में और यूपी में, तो उस चक्कर में यूपी का ज्यादा था पहले। लेकिन अब देश की जीडीपी बहुत तीव्र गति से बढ़ चुकी है और ये 9.2% बहुत बड़ा है, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका यूपी पीसीएस में जहां से पूछा गया था, केंद्र का पूछा गया था, मैं राज्य की बात कर रहा हूं। राज्य की बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6.2% थी, जो वर्ष 2024 में घटकर 2.4% हो गई। और यूपी पीसीएस में क्या क्वेश्चन आया था कि देश की जो बेरोजगारी दर है वो या तो स्थिर रही है,
कब से कब तक पूछा गया था, शायद 2019 से 24 तक, या फिर कम हुई है या बढ़ी है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, देश के बारे में था, यूपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देश में भी घटी थी, यहाँ पे भी घटी है। अगला आ जाते हैं, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। जेवर का हवाई अड्डा बन रहा है 5,000 स्क्वायर किलोमीटर में। दुनिया का 5th लार्जेस्ट हवाई अड्डा होगा ये, टॉप 5 में आएगा जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। 5th लार्जेस्ट होगा तो दुनिया का छोड़ दो, दुनिया का भी टॉप 5th में इस पे एक प्रकार से जो व्यक्ति हैं, ट्रैफिक जैसे बोलते हैं, होगा। 5th नहीं होगा तो टॉप 10 में ट्रैफिक ये हैंडल करेगा। इस एयरपोर्ट को बोला जा रहा है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीन फील्ड किसे बोलते हैं समझो। ग्रीन फील्ड का मतलब ये थोड़ी है पेड़ लगा दिए ग्रीन फील्ड हो गया, घास लगा दी, ये नहीं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब है कि जब कोई शहर हो, शहर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाए हर चीज़ का, तो दिल्ली में कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI। इस पे बहुत ज़्यादा लोड है, पॉल्यूशन भी होता है, सारी चीज़ें हैं। इसके लोड को शहर के बाहर कोई दूसरी चीज़ बना के कम कर दिया जाए, तो पूरा लोड, पॉल्यूशन, चीज़ें, ट्रैफिक सब यहाँ शिफ्ट हो गया। इसी चीज़ को बोला जाता है ये ग्रीन फील्ड काम है। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। इसे भारत का पहला एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। और इम्पोर्टेंट है, एयरपोर्ट जो होता है, एयरपोर्ट से सिर्फ व्यक्ति नहीं आते हैं, कार्गो विमान बहुत बड़े बड़े ट्रैवल करते हैं। दुनिया भर से कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है। एयर, पता है आपको, एयर से ट्रैवलिंग क्या, अमेरिका जाना 18 घंटे में पहुंच जाओ, छोटे मोटे सिंगापुर वगैरह जाना जाओ 4 घंटे में पहुंच जाओ, है ना। तो ये बहुत फास्ट हो जाती चीज़ें। यूपी में जब ये बनेगा तो ये विकास की गति को एकदम तीव्र कर देगा, क्योंकि इससे हर चीज कनेक्टिविटी हो रही। जो दिल्ली मुंबई हाईवे योगी जी ने पैसा खर्च करके उसको भी कनेक्ट करा रहे हैं, रिंग रोड को भी कनेक्ट करा रहे हैं। पॉड टैक्सी की बात हो रही है कि पॉड टैक्सी चलेगी, पॉड टैक्सी सर्च कर लेंगे गूगल पे, पता चलेगा क्या है। इसके बाद मेट्रो, इसके बाद RRTS कॉरिडोर जो जा रहा है। RRTS बहुत खतरनाक चीज है, इसको पढ़ना। जो सेमी स्पीड, जो बुलेट ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन के बीच की चीज है, वो है RRTS। ठीक है, तो ये चल रहा है, और मेट्रो से ज़्यादा पैसा इस पे खर्च हो रहा है RRTS पे, 35 से 38 हज़ार करोड़, 38 हज़ार करोड़ रुपए सिर्फ 80 किलोमीटर के रूट पर मोदी जी ने दिए थे। ये सारी चीज़ें हैं जो यूपी के विकास में आगे चल के योगदान देंगी। आगे चलते हैं। 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर जिसकी जनसंख्या आती, महाराष्ट्र 12 करोड़, 20 करोड़ 2011 की जनसंख्या ले रहा हूँ यूपी, और दूसरे राज्य कौन है, 12 करोड़, आधा चला गया। तीसरे नंबर पर बिहार है 10 करोड़ के आसपास। तो जब ये जनसंख्या का इतना अंतर है तो देश में सबसे ज़्यादा जहाँ लोग रहेंगे वहाँ झगड़े होंगे, शिकायतें जाएंगी, ठीक। बट यूपी कई बार ऐसा होता है, यूपी टॉप पर नहीं होता है ना। चाहे महिलाओं के खिलाफ हो मुद्दे, बच्चों में जैसे बच्चों के खिलाफ हो तो MP और राजस्थान रहते हैं। इस बार यूपी ने टॉप पे गया, तो महिलाएं अगर शिकायत, क्योंकि जुर्म तो हो ही रहा है। जैसे अगर पूछा जाए, मेंस का एक आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ, आज थोड़ा टाइम लेके करा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी आइडिया लगेगा। जिस दिन आपको टाइम लेके कोई चीज़ कराने लगेंगे ना, तो इतनी जानकारी दे देंगे कि आपका माइंड मैप एकदम तरीके से बन जाएगा हर चीज़ के लिए। मेंस के क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन आते हैं कि तलाक हो रहा है, तलाकों की संख्या बढ़ गई है, क्या है ये, इसका मतलब सकारात्मक पहलू बताओ, नकारात्मक। क्या ये देश के लिए अच्छा है कि नहीं है, या समाज के लिए अच्छा है कि नहीं है। अब आप सोचोगे इसके नकारात्मक ही नकारात्मक बताओगे, परिवार टूट जाता है, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है। सकारात्मक पहलू बहुत ज़्यादा है, महिला सशक्तिकरण, महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं। पहले आवाज़ नहीं, हिंसा तो पहले ज़्यादा होती थी और भी ज़्यादा हो रही थी। आज की डेट में महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तभी वो तलाक लेने का निर्णय कर पा रही। तो बहुत सारे सकारात्मक पहलू हैं। अगर आप सिविल के स्टूडेंट हो तो आप भावनाओं में नहीं बह सकते हो कि नहीं ऐसा ही है, रूढ़िवादी हो जाओ। आपको सारे पहलू देखने और जो प्रोग्रेसिव पहलू है वो रखने। तो महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायतें यूपी से प्राप्त हुई, उसके बाद दिल्ली और महाराष्ट्र का स्थान है। तो सोचो, दिल्ली इतना छोटा सा है, दूसरे नंबर पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं। गठन 1992 में हुआ था, किस अधिनियम के द्वारा,
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा। इंपॉर्टेंट। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2027 तक, देश ने रखा है 2028 तक, यूपी ने बोला हम 2027 तक ही मलेरिया का उन्मूलन कर देंगे, है ना। कई सारे राज्य, अभी हाल ही में करंट में था अल्जीरिया, अल्जीरिया राज्य ऐसा है, कंट्री थी जिसने मलेरिया का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। तो देश ने रखा, यूपी ने 2027 तक रखा। एक कार्यक्रम चलता है, बीपीओ वाले ध्यान दें, आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी योजनाओं की पूछी गई है ना। योजनाएं कम है लेकिन कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज़्यादा है, उनको पढ़ लेना हर एक चीज़ को। ऐसा ही एक कार्यक्रम चलता है, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अभी बताऊंगा वेक्टर जनित टोटल 6 रोग भारत में कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, ठीक है। इसके तहत जून माह है, फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जून माह को मलेरिया रोधी माह घोषित किया गया है। मलेरिया किस कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, ठीक है। और जो मादा एनाफिलीज होती है वो इसके वाहक होते हैं। वाहक अलग चीज है, वाहक वो होता है जो रोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन जो रोग की वजह होती है वो प्लाज्मोडियम है, परजीवी। भारत में 6 वेक्टर जनित बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या होता है? पैरों में से संबंधित बीमारी है। बूचेरिया बैंकरोप्टाई नामक एक परजीवी होता है, कृमि होता है, उसकी वजह से होता है। कालाजार, लीशमैनिया डोनावानी, कालाजार। जापानी इंसेप्टिलाइटिस गोरखपुर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब तराई क्षेत्र जहाँ पर पानी भरा रहता है उन क्षेत्रों में जापानी इंसेप्टिलाइटिस यानी दिमागी बुखार यानी कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। सैकड़ों बच्चे मर जाते थे पहले, अब थोड़ा सा ध्यान दिया गया। चिकनगुनिया, ये 6 रोग हैं जिन्हें वेक्टर जनित बीमारियों में शामिल किया। एक परिवार एक पहचान पत्र योजना योगी गवर्नमेंट लेके आई कि प्रत्येक परिवार का एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाया जाए। फायदा क्या होगा? जितनी भी केंद्र की राज्य की योजना यूपी में चल रही है सबका फायदा, अगर वो उसके दायरे में आते हैं तो उनको उसका फायदा दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार के अवसर सुनिश्चित कराया जाए। गारंटी नहीं ली जा रही जैसे मनरेगा में ली जाती है, ये कोशिश की जा रही है कि इसको रोजगार, हो सकता है प्राइवेट रोजगार या स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन ऑन दे दें, और एक है आपका कि सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था की जाए। बट अभी गारंटी नहीं ली जा रही, इन्होंने लिख नहीं दिया कि कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर ये कर दें तो ये रेवोल्यूशन होगा भारत के पूरे क्षेत्र में, बट ये नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये भी क्वेश्चन, इससे भी यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सब कुछ दिया था, उसमें कितने परसेंट जनसंख्या कवर है, क्या है क्या नहीं, बस डेट वाला 2010 दे दिया गया था सन, जबकि ये 2013 में है, ठीक है। तो सब कुछ ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल ऑप्शन बनाए जा रहे हैं, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, एक आ रहा है काम नहीं चलेगा, 2 आ रहे हैं नहीं काम चलेगा, सारे आ रहे हैं तब काम चलेगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% इसमें शामिल है। अगर इंडिया की टोटल आबादी का बोलो तो 67% हिस्से को कवर करता है। सेम ऑप्शन थे आपके यूपीपीसीएस में। इसमें प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। जितने व्यक्ति हैं हर व्यक्ति के हिसाब से 5-5 किलोग्राम जोड़ दिया जाता है। इनकी दर क्या रहती है? चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो, मोटा अनाज 1 रुपये किलो। लेकिन आप लोगों को पता हो आज की डेट में ये सारा फ्री में दिया है। मोदी गवर्नमेंट की योजना चल रही है और वो उन्होंने चुनाव के टाइम पे दी थी, उसको बढ़ा भी दिया 2025 तक, ठीक है। तो ये चल रही। जो परिवार अंत्योदय अन्न योजना, जो और ज्यादा बेहद ही गरीब परिवार हैं, उनको प्रति परिवार 35 किलो दिया जा रहा है अनाज। माना जा रहा है कि 5 व्यक्ति होंगे, 7 किलो के हिसाब से दिया जा रहा है इन लोगों को। विश्व का पहला एशियाई किंग बल्चर संरक्षण केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से बन रहा है, ये बार बार न्यूज में क्यों आता है ये समझ में नहीं आता। गिद्ध संरक्षण केंद्र या जटायु प्रजनन केंद्र जो होता है ये है महाराजगंज जिले में है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, किस चीज के लिए? एशियाई किंग बल्चर। भारत में गिद्ध की 9 प्रजाति पाई जाती हैं, 9 टाइप के गिद्ध इंडिया में पाए जाते हैं, 9 प्रजातियों, ठीक है। रेड टिल्ड ऐसे करके है, बहुत सारी है, ठीक है, जिसकी
लाल चोंच होती है, ब्लैक टेल्ड होते हैं, ऐसे करके अलग अलग प्रजाति के गिद्ध होते हैं इंडिया में। उसमें से एक प्रजाति है एशियाई किंग बल्चर। इसके संरक्षण के लिए महाराजगंज में ये बनाया गया, यहाँ इसका संरक्षण किया गया, बाकियों का भी किया जाए। गिद्धों पे संकट क्यों आया? गिद्ध हैं क्या? जब भी कोई व्यक्ति या पशु कोई भी मर जाता है तो गिद्ध उन पर निर्भर रहते हैं, एक प्रकार से पर्यावरण की सफाई करते हैं। अगर आप लोगों को ना पता हो तो पारसी जो परिवार होते हैं वो जलाते नहीं, शव को ना दफनाते हैं ना जलाते हैं, वो शव को खुले में छोड़ देते हैं मैदान में, गिद्ध उनको खाते हैं शव, ये उनका होता है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो हम पशुओं को गोली देते थे, दवाई, दर्द दर्द जब पशुओं को होता है, दर्द निवारक दवाई देते थे डाइक्लोफेनाक, ये पशुओं को देने लगे, पशु मर जाते थे तो गिद्ध ही खाते थे। ये डाइक्लोफेनाक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल थी। आप लोगों ने पढ़ा हो अगर, जैव संचयन होता है। दूसरा होता है जैव आवर्धन। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज होती है वो आपके शरीर के अंदर जाती है, वो बनी रहती है, वो लंबे समय तक वो नष्ट नहीं होती। आप सोचो कि पच गई, नष्ट हो गई, नहीं, वो बनी रहेगी। फिर उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसको जो खाएगा ना वो उसके पास पहुंच जाएगी। तो संचयन क्या है? जब उसने वो चीज पहली बार खाई। ठीक। आवर्धन क्या है? वो एक पीढ़ी से या एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जाना, उत्तरोत्तर जाना। तो पशु को हमने डाइक्लोफेनाक खिलाई, उसके अंदर रह गई, उस पशु की मृत्यु के बाद उसे गिद्धों में खाया, गिद्धों में पहुंच गई। अब इसमें तो पशु में एक रही, गिद्धों ने 10 पशु खा लिए, तो इसका 10x गिद्धों के पास पहुंच गया। इससे इनकी क्या है, किडनी फेल हो रही थी गिद्धों की, वो मर जा रहे थे। जब इनकी संख्या में अचानक से कमी होने लगी तीव्र गति से, तब ध्यान दिया गया, पता किया गया, तो पता चला डाइक्लोफेनाक इसका बड़ा रीजन है और इसे इंडिया में बैन किया गया। ठीक है। इसीलिए इनके संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं। आगे देखते हैं, IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में आती है ये, जो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। ये एक रेड डेटा लिस्ट निकालती है। रेड डेटा लिस्ट में वो जीव जंतु, पशु पक्षी प्रजातियां किसी भी चीज़ की, चाहे वो पौधों की हो, चाहे वो जंतुओं की हो, जीवों, वो रहती हैं जिन पर खतरा है, या जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट भी रहती हैं, जो नष्ट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं दुनिया से, जैसे चीता लुप्त हो गया था, है ना। तो ये सब रहता है यहाँ पर IUCN की। तो इस लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में इसको रखा गया है। यह भारत में पाई जाने वाली गिद्ध की 9 प्रजातियों में से एक है। इन्हें पौंडीचेरी गिद्ध भी कहते हैं। फिर इंपॉर्टेंट है, अगले उस पे आते हैं। अब चूंकि ज़्यादा समझा के आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो बताना कि इस वीडियो में ऐसे ही आगे के वीडियो लाए जाएं, ज़्यादा समझा के, कि जो नॉर्मल पहले आ रहा था कि जानकारी दे दो काम खत्म। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश, अध्यादेश लेके आई थी गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम सेशन में नहीं था विधानसभा विधान परिषद। इसमें क्या था कि आपने देखा होगा, नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, और बहुत सारी RO का भी हुआ, UPPCS परीक्षा टली, है ना। तो ये सब हंगामा चल ही रहा था दुनिया भर का। तो फिर मजबूर किया, केंद्र भी एक अधिनियम लेके आई, तो इन्होंने भी क्या लिया कि सार्वजनिक परीक्षा जो है उसके रोकथाम के लिए अध्यादेश लेके आए, लागू कर दिया। इसमें क्या था, प्रश्न पत्र लीक करने वालों के लिए 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसको ध्यान रखना, ये आपके ऑप्शन में आ सकते हैं। सभी अपराध संज्ञेय, संज्ञेय का मतलब है न्यायालय की अनुमति के बिना जो इस टाइप के अपराध होते हैं, पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करने की परमिशन होती है, और गैर जमानती, जमानत भी नहीं होगा। एक और आता है नॉन कंपाउंडेबल, मीन समझौता भी नहीं हो सकता है। अगर नॉन कंपाउंडेबल लिखा होता, इसमें अभी नहीं लिखा। फर्जी प्रश्न पत्र वितरित करने और फर्जी रोजगार वेबसाइट चलाने वालों के लिए भी दंड का प्रावधान है। जो फर्जी वितरित कर देते हैं, बोल देते हैं ये पेपर सही वाला है, लीक हो गया ये वो, तो अफवाह फैलाने वालों के लिए भी दंड का प्रावधान है। यदि कोई परीक्षा प्रभावित होती है तो उसका वित्तीय बोझ उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा जिन लोगों ने ये सारा काम किया। अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। संग्रहालय क्या होता है? जहां पर पुरानी सारी यादें संग्रहित की जाए, विरासत की सारी चीजें।
तो टाटा सन्स द्वारा बनाया जाएगा ये। अनुमानित लागत इसकी 750 करोड़ रुपए है। टाटा सन्स किस चीज से बनाएगा? अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR, कॉरपोरेट सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस फंड का उपयोग करके परियोजना का प्रबंध करेगी। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? फिर से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका वार्षिक कारोबार या तो 1,000 करोड़ रुपए का हो या उससे अधिक हो, या फिर उनकी निवल संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक हो उस कंपनी की, या उनका साल भर का शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक हो। कोई भी एक शर्त अगर पूरी करते हैं तो आपको CSR फंड में योगदान देना होगा। CSR फंड में क्या होता है? आपके 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है, नेट मतलब शुद्ध, सारे खर्चे निकाल के, टैक्स निकाल, उस नेट प्रॉफिट के एवरेज का 2% आपको इस फंड में देना होगा। इस फंड में क्या होता है? बहुत सारी मदें होती हैं, उस पर आप खर्च करो तो मान लिया जाता है CSR पे खर्च किया। मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम, पर्यटन की बात हो रही, फेलोशिप मतलब स्पॉन्सरशिप, पैसा देगी कार्यक्रम। तो शुरुआत में 25 शोधकर्ता जो पर्यटन पर शोध कर रहे हैं इनका चयन किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। चयनित व्यक्ति पर्यटन विकास में सहयोग करेंगे तथा इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ विरासत भवन लिख दिए हैं, ये आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। इन विरासत भवनों का क्या करना है? इन्हें पुनरुद्धार करना था, पैसा लगा के ये इनका जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं तो इनको फिर से संरक्षित किया जाएगा। कोठी रोशन दूल्हा लखनऊ में, बरसाना जल महल मथुरा में और शुक्ला तालाब कानपुर में। आगे चलते हैं। स्पिरिचुअल सर्किट डेवलपमेंट, सर्किट अलग अलग सर्किट बना रही है, आप लोगों को पता होगा, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, ये सब सर्किट क्या गवर्नमेंट बना रही है। पर्यटन सर्किट है ये सारे। किस लिए बना रही है? कि उस स्थान पे जहाँ इस धर्म से, किसी धर्म विशेष से रिलेटेड सारे काम हुए हों, सारे स्थानों उनको मिला के एक सर्किट बना दिया। बुंदेलखंड सर्किट है, जिससे पर्यटन में आसानी हो, कुछ छूट वगैरह दे दी, निवेशकों को आकर्षित किया, वहाँ पर होटल वगैरह बनवाए, ये सारे काम होता है। तो टोटल 12 स्पिरिचुअल सर्किट यूपी में बन रहे हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई थी। यूपी प्रगति त्वरक कार्यक्रम, ये कार्यक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित है और आगे चल के हमारी खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। बेंगलोर की एक फर्म है, कृषि फर्म, क्या नाम है इसका? किसान क्राफ्ट लिमिटेड। इसने क्या किया? उत्तर प्रदेश में धान के प्रत्यक्ष बीजारोपण, अभी धान को क्या करते हो आप? पौध लगाते हो। अब बात हो रही है कि धान का बीज, बीज डालोगे अपने आप पौध उगाएगी, पौध लगाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि पानी की मात्रा की, पानी की कम जरूरत पड़ेगी, पानी लगातार भरना नहीं पड़ेगा, और पानी वहां पर नहीं भरेगा तो मीथेन का उत्सर्जन कम होगा, लो मीथेन राइस हो जाए। इसी की बात हो रही है। प्रत्यक्ष बीजारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के जल संसाधन समूह, वर्ल्ड बैंक शामिल है, कि न्यू मैथेन चावल परियोजना में शामिल हो गई। काम कहाँ करेगी ये संस्था? यूपी में। संस्था का नाम क्या है? किसान क्राफ्ट लिमिटेड। और कार्यक्रम किसका है? विश्व बैंक का है, न्यून मेथेन चावल परियोजना। इस फर्म ने DSR, वही प्रत्यक्ष बीजारोपण धान का, कृषि पद्धति के लिए 15 नई धान की किस्में विकसित की हैं जिसमें कम जल की आवश्यकता होती है। कहाँ कहाँ काम कर रही है? रायबरेली, सीतापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, उन्नाव और अयोध्या जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाएगी। पायलट प्रोजेक्ट उसे बोलते हैं जो टेस्टिंग के लिए चलाए जाते हैं। यूपी प्रगति के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने जल संसाधन समूह 2030, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से यूपी प्रगति नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, त्वरित कार्यक्रम की। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कृषि में जल उपयोग दक्षता, कहीं पे दक्षता की बात आ जाए तो किसी चीज की कम मात्रा में ज्यादा आउटपुट हासिल करना, ये होता है दक्षता। तो जल उपयोग दक्षता एवं कम कार्बन प्रथाओं को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। आगामी 5 वर्षों में कितना? 2,50,000 हेक्टेयर में पूरे राज्य में चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण, इसको बढ़ावा देना है।
यूपी की बात हो रही। अब अगला फैक्ट ये है कि जीएसटी रिटर्न में यूपी पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे पे है। बहुत इंपॉर्टेंट, जीएसटी में अगर पहले पे आ जाए, यूपी के साथ ऐसा होता नहीं था पहले, मुंबई तमिलनाडु गुजरात ये सब रहते थे, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी में वही व्यक्ति आता है अगर वो व्यापार कर रहा है तो 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो, फिर वो जीएसटी भरता है, भरना पड़ता है उसको। तो जीएसटी रिटर्न जो यूपी में अब दाखिल हो रहे हैं, इसका मतलब व्यापार वाणिज्य बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यूपी में, देश में पहले स्थान। सुचेता कृपलानी की जयंती 25 जून 2024। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी, आप लोगों को पता होगा, जिनमें से एक महिला ए भी थी। महिला विंग अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ये संस्थापक थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और भारत की किस राज्य में बनी थी? यूपी में, 1963 में। तो इनके बारे में जानो, इनकी जयंती थी। सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज, सस्टेनेबल का मतलब सतत, सतत विकास। ब्रटलैंड आयोग, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया था, यहीं से सतत विकास की अवधारणा आई थी। 1972 का सम्मेलन हुआ, कहाँ पर? स्टॉकहोम, पर्यावरण पर। 72 के बाद 82 का हुआ नैरोबी, हर 10 साल में हो रहा था, ठीक है। 82 में ही आपकी बात हुई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ कंसर्न उठाए लोगों ने, तो एक आयोग बना ब्रटलैंड आयोग। जब ये ब्रटलैंड आयोग बना, इसने रिपोर्ट दी अवर कॉमन फ्यूचर कर, कि हम सभी का साझा भविष्य, साझा भविष्य पूरी दुनिया का। तो हम ये नहीं सोच सकते हम कितना भी पॉल्यूशन फैलाएं हमें क्या फर्क पड़ता है, कितना भी समुद्री पॉल्यूशन, फाइनली हमें ही उसको झेलना है। तो इसी पर बना सतत विकास। तो नॉर्वे के पीएम थे, उन्होंने सतत विकास की परिभाषा दी कि वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करे कि आने वाली पीढ़ी को अपनी संसाधनों के उपयोग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि हम इतने ज़्यादा पॉल्यूशन छोड़ के और ये सब चीज़ें बर्बाद करके यहाँ से चले जाएं कि जो आने वाली पीढ़ी है उसे एक तीली जलाने में भी मुश्किल हो, इतना पॉल्यूशन हो पहले से ही, ऐसा ना हो, ठीक है। तो भविष्य को ध्यान में रखने की बात हुई। पीढ़ीगत समता की भी बात हो जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अंतर पीढ़ीगत समता, ठीक है। तो इस पर सस्टेनेबल सिटीज की बात हो रही कि सिटीज भी सस्टेनेबल हो। वाराणसी को डिट्रॉइट ऑफ वेनिस के साथ, वेनिस का नाम सुना होगा, वेनिस जब रोमन साम्राज्य था और रोम के साथ हम व्यापार करते थे, सबसे फेमस सिटी थी वेनिस। तो वही डिट्रॉइट अलग सिटी है, ठीक है, डिट्रॉइट अमेरिका में है। इसके साथ सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह कहा? टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 1 जुलाई 2024 को डायरिया रोको अभियान शुरू किया। डायरिया आपको पता है, बस इतना ध्यान रखो कब शुरू किया, 1 जुलाई 2024 को। पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान 2024 इंपॉर्टेंट क्यों है? एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छी पत्रिका है बनास जन। बनास नदी कहाँ बहती है? बनास एक सभ्यता भी थी, आप लोगों को पता हो, ये ताम्रपाषाण काल में। बनास नदी के किनारे आहड़ सभ्यता जिसे बोलते हैं, आहड़ या आहार, ठीक है। तो ये बनास, बनास पत्रिका निकलती है, उसी पत्रिका के द्वारा दिया गया। उदयपुर से प्रकाशित है, बनास पत्रिका है, बनास जन जिसका नाम है, इसके द्वारा दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की डॉक्टर है निवेदिता प्रसाद, जो कि यूपी की है, इनको इसलिए मिला है, बलिया की रहने वाली। याद रखना होगा, व्यक्ति विशेष के बारे में क्वेश्चन आते हैं, किसी भी आयोग का किसी भी परीक्षा में मन फिरा, यूपी स्पेशल करंट देने लगे तो ऐसे ही अंदरूनी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह पुरस्कार इनका एक विनिबंध था, नजीर अकबराबादी, इसके महत्व के लिए इनको प्रदान किया। अगला इंपॉर्टेंट है गिरहा पुरस्कार।
गिरहा पुरस्कार होता है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं? बिल्डिंग के ऊपर पेड़ थोड़ी लगा हुए, है ना, कि बिल्डिंग में पेड़ लगा दिए, घास फूस लगा दिए, फूल लगा दिए तो वो ग्रीन बिल्डिंग हो गई, या फिर ग्रीन कलर का उसमें पेंट करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब होता है आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर हो कि डे लाइट, नेचुरल लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, जिससे दिन में आपको लाइट न जलानी पड़े, विद्युत की खपत कम से कम हो, एयर सर्कुलेशन इतना अच्छा हो कि कम से कम आपको जो कृत्रिम चीज़ें हैं एसी वगैरह इनका कम से कम यूज करना पड़े। तो फाइनली बिजली की जो सबसे ज़्यादा बचत होती है उसी को ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग बोला जाता है। ठीक है। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आप लोगों को पता होगा, बनारस वाराणसी में बनाया था, मोदी जी ने पैसा दिए थे। पूरा रुद्राक्ष 108 शिवलिंग के उसमें बनाया है, पूरा कन्वेंशन सेंटर है, और 1.5 या 2 साल पुराना करंट था उस टाइम। इसी कन्वेंशन सेंटर को ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए गिरहा पुरस्कार दिया गया। फिर किसान सम्मान समारोह का आयोजन भी कहाँ, वाराणसी में किया गया। यहाँ पे मोदी जी भी थे, उन्होंने 17वीं किस्त भी जारी की जो किसान सम्मान निधि की है। ये सब चीजें आपकी करंट में हैं। आगे चलते हैं। अहमदाबाद में आपको पता होगा 2-3 प्रयोग, इसरो के अलग अलग केंद्र हैं पूरे देश भर। इसरो के पूरे देश में जैसे द्रव प्रणोदन केंद्र, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद स्टेट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैप अहमदाबाद में, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसी की बात है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल, बहुत बड़े काम करते हैं ये सारे। एक एक सेंटर अपने आप में इतना जबरदस्त है कि समझो 4-6 देशों को छोड़ दो, बाकी देशों के पास एक सेंटर से भी कंपटीशन करने की क्षमता नहीं है। पीआरएल ये भी अहमदाबाद में है। इसके बाद तमिलनाडु के हासन में एक केंद्र है, एमसीएफ मैन कंट्रोल फैसिलिटी, भोपाल में भी एमसीएफ है एक। ऐसे करके इसरो के पूरे देश में 18 से 20 केंद्र है। श्रीहरिकोटा में तो है ही है, आपको पता होगा, श्रीहरिकोटा हो गया, बेंगलुरु में है आपका, जो बेंगलुरु में आपका उपग्रह केंद्र है। तो इसी में जो आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है अहमदाबाद में, इसके वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतह पर 3 अज्ञात क्रेटर खोजे थे। इन क्रेटरों के नाम रखे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक क्रेटर का नाम यूपी के एक शहर के नाम पर रखा गया जिसका नाम है मुरसान क्रेटर, एक बिहार के नाम पर रखा गया हिल्सा क्रेटर, और एक लाल करके कोई वैज्ञानिक थे उनके नाम पर रखा गया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। प्रोफेसर चौथीराम यादव, इनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषा के प्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार थे। निधन हुआ है, जानना जरूरी है कि किस क्षेत्र से संबंधित थे। 2023 में कबीर राष्ट्रीय सम्मान इन्हें दिया गया। आगे चलते हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर, WWF तो आप लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, है ना। इससे भी बड़ी चीज होती है UFC, बाउट होते हैं इसमें, और खतरनाक खिलाड़ी होते हैं UFC में। ये तो पूरा कॉमर्शियल हो गया। WWE पूरा स्क्रिप्ट लिख के काम होता है ना। ये तो बाप बेटे बेटी आपस में लड़ जाते हैं, वो पूरा स्क्रिप्ट बनाता है वो जो व्यक्ति है ना, उसका नाम नहीं याद आ रहा। मैं WWF देखता था आज से 4-5 साल पहले, तो एक एक व्यक्ति को नाम जानता था। तो वो अभी आएगा, डोनाल्ड ट्रंप का मिथ है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उसके एक दो वो दिखेंगे। बहुत ही बड़ा जिसको बोलते हैं नाटकबाज, पूरा उसने कॉमर्शियलाइज करके और बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया WWF को। लेकिन उससे हटके यहाँ आते UFC, यहाँ पर एक बाउट जीतना, जैसे ब्रॉक लेसनर, वो पहले UFC में खेलता था, यहाँ का वो चैंपियन था, फिर आया था WWF में। तो इसी UFC जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन है, मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर पूजा तोमर, इन्होंने जीता है, बाउट जीता है। मुजफ्फरनगर जिला की रहने वाली हैं, यूपी। UFC में इन्होंने बाउट जीता है और बाउट जीतने वाली पहली फाइटर बन गई है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैक क्या नाम है उसका, मैकमोहन, विंस मैकमोहन, सेन मैकमोहन, ऐसे कुछ है ना, ये सब उसके संस्थापक हैं। इन्हें साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है।
इन्होंने ब्राजील की रियान डान सेंटोस को 2-1 से हराया। तो ब्राजील की इनको हराया है। साइक्लोन से नाम से जाना जाता है। पूजा तोमर नाम है। मुजफ्फरनगर पुर नहीं, पुर तो आपका बिहार में जिले की है। आगे चलते हैं। दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ? यूपी में हुआ है। लखनऊ जिले के इकाना स्टेडियम में किया गया। ये तो आपको पहले भी बताया जा चुका। एक नाता प्रथा चलती है, मेनली राजस्थान में चलती है, बट यूपी एमपी के भी कुछ क्षेत्रों में चलती है। राजस्थान, एमपी, यूपी, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में ये प्रथा पाई जाती है। इसमें क्या होता है? इस प्रथा में लड़कियों को कथित तौर पर स्टाम्प पेपर पर या अन्य तरीके से विवाह के नाम पर बेच दिया जाता है। स्टाम्प पेपर में बोल दिया हमने विवाह करा दिया, ये वो पैसे की, जो गरीब परिवार हैं, पैसे की कमी है तो उनके साथ ऐसा होता है। वो अपनी बेटियों दे देते कि बाकी परिवार का पेट पाल सके। और विवाह की बात हो जाती है तो वो भी थोड़े निश्चिंत रहते, चलो विवाह कर दी, बट ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये बड़ी खराब प्रथा थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। आगे चलते हैं। 18वीं लोकसभा का हाल ही में चुनाव हुआ है, जिनमें से 280 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। करंट देखने से आप लोगों को ये फायदा हो जाता है, जो भी बीच में पेपर हो रहे हैं, जो उनका ट्रेंड रहता है, जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका मैं जिक्र कर देता हूँ, उनसे रिलेटेड चीज़ें बता देता हूँ बार बार आप लोगों को। तो ये आपको फायदा हो जाता है करंट में, ठीक है। तो जैसा आपको अभी विधानसभा के बारे में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो यूपी में भी 18वीं चल रही है और लोकसभा भी 18वीं चल रही है। इसमें से 280 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने, नए हैं एकदम। कितने? 443 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। 2 एंग्लो भारतीयों के लिए छोड़ी गई थी पहले, अब तो वो खत्म कर दिया उनका रिजर्वेशन, ठीक है। इनमें से 45 सदस्य यूपी से नए बने हैं 280 में से, और ये सर्वाधिक है। अगला तथ्य क्या है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वैक्स यानी मोम का म्यूजियम बनाया जाएगा। मैडम तुषाद आपने नाम सुना होगा, ब्रिटेन में इसके म्यूजियम है और पूरे मोम के पुतले सबके बनाए जाते हैं। मोदी जी, बड़े बड़े हीरो, अमिताभ बच्चन, सबका बनाया हुआ। आईआईटी कानपुर में डीआरडीओ उद्योग एकेडमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आईआईटी कानपुर में यूपी के एक काम हो रहा है, ये मैंने बताया था। या तो आईआईटी कानपुर में मैक्सिमम काम आईआईटी कानपुर में होगा, और फिर दूसरे नंबर पर आईआईटी बीएचयू में होगा अगर कुछ रिसर्च से संबंधित काम हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि, ये बस इतना ही है। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में बोला गया था कि जो लोग भी एक परिवार से 2 लोग हो गए या जो योग्य नहीं है, अगर उन्होंने इसको प्राप्त किया है तो इसको छोड़ें। तो इसको स्वेच्छा से छोड़ने वाले लोगों की संख्या में प्रथम स्थान पर बिहार है और द्वितीय स्थान पर यूपी है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड करके लोग जुड़े थे, अब उन्होंने छोड़ा है। तो पहले पे बिहार थे, दूसरे पे यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले का दायरा, पहले 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में महाकुंभ मेला फैला हुआ था, अब इस दायरे को 800 हेक्टेयर क्षेत्र प्लस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो टोटल हो गया 4000 हेक्टेयर। अगला है, आईआईटी कानपुर ने हृदय यंत्र नामक एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है। हृदय यंत्र इसका नाम है, कृत्रिम हृदय है, और किसने विकसित किया? आईआईटी कानपुर। यह हृदय टाइटेनियम धातु से बना है और हृदय की तरह कार्य करेगा, जैसे पेस मेकर होता है। हृदय का काम क्या है? पेस मेकर का काम क्या होता है? तो पहले जो हृदय की अलग अलग धमनियां हैं हृदय की, वो क्या करती हैं? एक ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती हैं, जिससे हृदय धड़कता है। अगर वो चीज कम हो जाए तो वही सेम काम कौन करने लगता है? पेस मेकर। आईआईटी कानपुर ने टाइटेनियम का पूरा हृदय ही एक अलग से बना दिया कि जो हृदय का काम करे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जाएगा, जो पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देगा, और इसका निर्माण कहाँ होगा? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य संपीड़ित बायोगैस सीबीजी उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर। ध्यान रखना, देश में टोटल जो कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन हो रहा है उसका 24% यूपी में उत्पादन हो रहा है। आ जाते हैं, लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका है शिल्पी अग्रवाल। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में प्रथम रैंक हासिल इन्होंने की है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर, डिजिटली जो पढ़ा रहे हो उनकी बात हो रही है,
और उनका ओलंपियाड, ओलंपियाड शिक्षा के क्षेत्र में टॉप रैंक का परीक्षा होता है। ठीक है, इसमें शिल्पी अग्रवाल प्रथम स्थान पर लखनऊ की हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। सिर्फ इतना मत समझना, बायो प्लास्टिक पार्क बहुत बड़ा पार्क है, 2000 करोड़ रुपए की बात है और ज़्यादा की, तो इम्पोर्टेंट है। लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्णनाथ महोत्सव का नाम सुना होगा, यहीं पर होता है। इसी गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में इसकी स्थापना होगी। बायोप्लास्टिक होता क्या है, जो समय के साथ डिग्रेड हो जाए, गल जाए, मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी बन जाए। नॉर्मल प्लास्टिक क्या है ना, हजारों वर्ष तक ये गलता नहीं है, छोटे छोटे फॉर्म में रहेगा बट रहेगा, और किसी भी महीन एकदम माइक्रोस्कोप द्वारा देखने वाले फॉर्म में भी रह के आपके अंदर पहुंच गया ना तो आपको नुकसान देगा। लेकिन बायोप्लास्टिक क्या होता है, ऐसी चीज़ों से बना होता है जैसे मक्का हो गया, सूरजमुखी, शक्कर, गल ही जाना है और काम करता है प्लास्टिक का। तो इसकी स्थापना हो रही है, 1000 हेक्टेयर में होगी और 2000 करोड़ की लागत से होगी। और ये मैंने बता दिया किससे बना होता है। उत्तर प्रदेश का पहला लॉजिस्टिक हब आगरा में बनाया जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक की बात क्या होती है, जहां पर आप सामान भंडारण, जहां पर आप सामान इकट्ठा कर पाओ, जो भी चीजें आ रही जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो सारी, इसका हब कहाँ बनेगा, आगरा में। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि मल्टी मॉडल टर्मिनल यूपी का कहाँ था पहला, वाराणसी। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, इन चीज़ों को याद रखा करो। ये मल्टी मॉडल टर्मिनल वाला 2 साल पुराना करंट है, लेकिन पूछा गया था। आगरा से ग्वालियर रोड पर मुडेरा गांव में 88 हेक्टेयर में ये लॉजिस्टिक हब बनेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा, मेरठ में। फिर इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस की अकादमी, जो ट्रेनिंग अकादमी, वो है मुरादाबाद। और डॉग स्क्वाड, इनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा, मेरठ। रफ़ी अहमद किदवई, इनके बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय के नेता थे, पंडित मोतीलाल नेहरू के निजी सचिव थे। इनका जन्म मसौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हुआ क्या हाल ही में, मोदी गवर्नमेंट ने ना जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसके माध्यम से मांग कराई, सोनिया गांधी हो कांग्रेस से और जो भी गांधी परिवार है, कि आप जो भी इंदिरा गांधी और नेहरू के बीच में या उसके पहले के मोतीलाल नेहरू के बीच में जो भी पत्राचार हुआ है वो आप इस संग्रहालय को सौंपें, क्योंकि वो देश का है, राष्ट्र का पत्राचार है। ये लोग आपके नहीं थे, ये राष्ट्र के लोग थे। ठीक है, इसकी बात हुई। तो रफ़ी अहमद किदवई का बारे में भी यही हुआ कि इनके जितने भी दस्तावेज थे, संग्रह, पत्राचार, इन सब का किसने, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने क्या कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है, अपने अंडर में ले लिया। और जन्म कहाँ हुआ था, मसौली बाराबंकी में। यहाँ पर आपकी आज की क्लास जून महीने का करंट खत्म होता है। अगर आप बीपीओ बैच ज्वाइन करना चाहते हो या जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहते हो या आरओ ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तीनों में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर स्टोर ऑप्शन आएगा नीचे, उसमें जाएंगे, सारे बैच दिखेंगे। जो बैच भी आपको सर्च करना है वो आप सर्च करके वहीं से बाई कर सकते हो, बैच वहीं से ओपन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं सर फीस 299 थी, वहाँ पर 317 शो कर रही है। तो ये ध्यान रखो, ऑनलाइन जब कोई प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर ऑनलाइन जो आपकी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं वो टैक्सेस लगाती हैं, प्लेटफॉर्म चार्ज लगाती हैं, ये सारी चीज़ें, इसलिए बढ़ के ये हो जाता है, फीस 299 ही रहती है ना। हमारे पास जब हमारे पास वो चीज़ आती है वो बहुत और ज़्यादा कट के आती है, क्योंकि ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ठीक है, जैसे IRCTC पर आपने टिकट कटाया होगा तो आपने देखा होगा आपसे कन्वीनियंस चार्ज के नाम पे 15-16 रुपये लगते हैं। तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो भी लेती है, उनको भी पड़ता है, तो ये वो चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद उसकी स्लिप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दोगे तो उसके टेलीग्राम ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का भी बैच चल रहा है और इसकी भी ऑलरेडी आपकी क्लासेज 90% सिलेबस की क्लासेज प्लस टेस्ट आपके दे दिए गए। 10% पर आगे काम होगा समय के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।